नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और ये है हमारा सेक्शन किताब वाला। और किताब वाला में इस अंक में हम बातचीत करेंगे अनिल यादव से उनकी किताब कीड़ा जड़ी पे। अनिल यादव की किताब कीड़ा जड़ी पेंगुइन से प्रकाशित हुई है। इसका दाम है 250 रुपये, मेरे हाथ में है। और अनिल यादव से हम मुखातब हों, उनसे बातचीत शुरू करें। और उसके पहले बहुत संक्षिप्त परिचय। पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, कहानियाँ लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। उनकी एक किताब वह भी कोई देश है महाराज, इस पर हिंदी में, हिंदी के पत्रकारों में, हिंदी के साहित्यकारों में, लेखकों में, पाठकों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा बहस हुई, बार बार पढ़ा गया उसको। उनकी कहानियों का संग्रह नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, उनके लेखों का संग्रह सोनम गुप्ता बेवफा है। और उनकी लंबी कहानी का एक संकलन, लंबी कहानी जो गौ सेवक के नाम से प्रकाशित हुई, उसके बाद ये किताब है जिसका नाम है कीड़ा जड़ी। अनिल जी, लल्लन टॉप में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कैसे हैं? सुखी हैं? सुखी हैं। अच्छा, मैं इस बातचीत को थोड़ा उस शक्ल में लेकर जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम लोग किताब के आसपास बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकें, क्योंकि किताब का रोमांच भी नहीं ख़त्म होना चाहिए, मुझे ये भी लगता है, लेकिन किताब से कुछ ना कुछ निकाल लेना चाहिए। तो आपने इस किताब का नाम रखा है कीड़ा जड़ी। मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करके इसको आसान तरीके से पढ़ा जाए तो कीड़ा और जड़ दो शब्द सुनाई देते हैं मुझे। अगर आपको बताना हो, क्योंकि इसमें किताब में आपने बहुत विस्तार से उल्लेख किया है, तो कीड़ा जड़ी क्या है, चीज़ क्या है, वो किस सेंटिमेंट का भी अगर नाम है तो वो क्या है? ये एक कॉम्बो का नाम है। अच्छा। एक कॉम्बिनेशन का नाम है, क्योंकि कीड़ा जड़ी जो है वो ना पूरी तरह से वनस्पति है, ना पूरी तरह से जीव है। ये है कि एक कैटरपिलर है, जीव है, जिसके ऊपर एक फंगस, फफूंद अटैक करके उसमें रहने लगता है। पैरासाइट टाइप का। पैरासाइट। और उस फंगस को वो अपने हिसाब से थोड़े दिनों बाद उसके एक तरह से दिमाग को हैक करके और पूरी बॉडी को हैक करके अपने हिसाब से चलाने लगता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि जब इस फंगस के भी बाहर निकलने, खिलने और मल्टीप्लिकेट करने का समय आता है, तो उस समय जो ये स्ट्रक्चर होता है कि ज़मीन के नीचे कीड़े के खोल में भरा हुआ माइसेलियम है, फफूंद है, और ऊपर एक पत्ती की तरह एक सिरा निकला हुआ है। तो ये देखने में आधा घास जैसा लगेगा और आधा कीड़े जैसे लगेगा। और जड़ी शायद इससे आया है कि इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है उसकी वजह से, वाला जड़ी, हाँ, मतलब वहाँ से जड़ी आया है। अच्छा। तो इसके बारे में जितने डिस्क्रिप्शन मिलते हैं वो आधा कीड़ा आधा घास के रूप में ही मिलते हैं। और इसका जो तिब्बती नाम है, जहाँ सबसे पहले कीड़ा जड़ी का पता चला 14वीं शताब्दी में, इसका नाम है यारसा गुनबू। यारसा गुनबू। अच्छा। इसका मतलब हुआ कि जाड़े में कीड़ा और गर्मी में घास। अच्छा। तो यही होता भी है कि जाड़े भर ये कीड़ा ज़मीन के अंदर रहता है और माइसेलियम, वो जो फंगस है, उसको ज़मीन के भीतर खाता रहता है। जैसे ही वसंत आता है, गर्मी आती है, ये ऊपर की तरफ निकल आता है। तो ये इसके नाम के पीछे की कहानी। मतलब एक, ठीक है, कीड़े की से बना हुआ, कीड़े के मतलब इन्फेक्शन से बना हुआ, हाँ, एक जड़ है जिसका मेडिसिनल वैल्यू है। हाँ हाँ हाँ। और ये उगता है हिमालय में। ये क्या मतलब, अब मैं बहुत ज़्यादा स्पेस ना लेते हुए अब आपकी तरफ बॉल उछाल रहा हूँ कि कीड़ा जड़ी के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं। और जैसे मैंने न्यूज़ रूम में जब इस पे बातचीत की थी तो कुछ लोगों ने बहुत मुझे तैयारी से बताया था कि इसका सेक्स पावर की जो दवाइयाँ बिकती हैं ना बाज़ार में, बोला कि बताया गया कि उनमें बड़ा उपयोग है और काफ़ी महंगी बिकती है। क्या, कहाँ उगता है ये उगता तो नेपाल में है, भूटान में है, हिमालय के जो बिल्कुल अपर हिमालय वाले जो जोन हैं। और ये ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं गर्मी के दिनों में, तो जो जली हुई घास होती है उन जगहों पे ये दिखाई देना शुरू होता है और वहीं से इसको पिक किया जाता है। तो उसी सीज़न में भूटान में भी, नेपाल में भी
तिब्बत में भी, चाइना में भी इसको निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये तिब्बत में निकाला जाता है। और तिब्बत की इकोनॉमी का करीब 40% हिस्सा कीड़ा जड़ी एक्सट्रैक्ट करने से ही आता है, क्योंकि वहाँ और कोई उस तरह की चीज़ है नहीं। और ये सब निकाल के चला जाता है चाइना। तिब्बत का मतलब आपका उस तिब्बतन टेरिटरी से बोल रहे हो आप, जो चाइना के नियंत्रण वाला तिब्बत है, वहाँ से निकाल करके ये चला जाता है चाइना, फिर वहाँ से सारी दुनिया में जाता है। बहुत कॉस्टली है। कितना कॉस्टली? कॉस्टली ये उत्तराखंड में जिन जगहों पे निकाला जाता है, जो लोग निकालते हैं अपने हाथ से, वो इसको बेचते हैं 8 से 10 लाख रुपए किलो। किलो में? जी, 8 से 10 लाख रुपए। हाँ। और उसका जो एक टुकड़ा होता है, अगर वो अच्छा साबुत पीस है, मतलब जो 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 उसके स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे उसको अच्छा माना जाता है, वो अगर वो टाइट है और उसके भीतर का जो पदार्थ कंटेंट है वो अभी ख़राब नहीं हुआ है, तो कम से कम 700-800 रुपए का एक टुकड़ा मिलेगा। कितना बड़ा होता है एक टुकड़ा? मतलब इतना बड़ा मान लिया, एक उंगल? हाँ, एक उंगल में ही 2 फोल्ड होंगे, ऐसे हल की तरह मुड़ा हुआ, एल की तरह का। नीचे कीड़ा वाला हिस्सा होगा, ऊपर वनस्पति वाला हिस्सा तो ये होगा। बित्ती बराबर बिकेगा 800 रुपए का, 800 अगर सही हालत में है तो। और ये बाहर जाने पे जब इसको अपने हिसाब से प्रोसेस करके पैकेज करके बेचते हैं, तो ये 50 लाख रुपए किलो भी हो सकता है। अब जैसा कि होता है, जो ये एफ्रोडाइजियाक होते हैं, काम शक्ति वर्धक होते हैं, इनको फिर उसके बाद सब कुछ विज्ञापन के हवाले हो जाता है कि किस पंचलाइन के साथ कैसे इसको बेचा जाएगा, उसके हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती घटती रहती है। लेकिन फिर भी ये 40 से 50 लाख रुपए किलो से नीचे तो नहीं बिकता। इस किताब में कीड़ा जड़ी के आसपास मैं थोड़ा बातचीत कर लूँ, उसके बाद दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें मैं उसमें जाऊँगा। इसमें आपने जिक्र किया है एक चीनी एथलीट का, जिसने पूरे यूरोप में बताया कि यार कीड़ा जड़ी नाम की चीज़ क्या है। फिर नेपाल के माओवादियों की चर्चा है इसमें। वो कीड़ा जड़ी की मदद से लोकतंत्र में शामिल होने का रास्ता तय करते हैं। मतलब अगर आप उसको थंबनेल की तरह छोटा करके देखें तो ऐसा ही कुछ दिखता है। क्या है ये लोग, मतलब कीड़ा जड़ी को लेके उस चीनी एथलीट ने क्या किया, नेपाल के माओवादियों ने जो सरकार में जगह बनाई, फिर उन्होंने आगे क्या खुलासे किए बाद में इंटरव्यू में, पैसा कहाँ से मिलता था। देखिए, चीनी एथलीटों वाला किस्सा तो ये है कि 2000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, किताब में 93-94 के आसपास। हाँ, बस वही होगा जो किताब में लिखा है, वो रिसर्च करके लिखा हुआ है, उसी को माना जाना चाहिए कि सही है। स्टुटगार्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई और सारे मेजर मेडल्स मैराथन से लेकर के स्प्रिंट तक जीते चाइना की महिला एथलीटों ने। अच्छा। और एकदम तहलका मच गया कि ये सारे के सारे मेडल कैसे, सारे मेजर इवेंट्स के मेडल कैसे चले गए चाइना के एथलीटों के पास, वो भी महिलाओं के पास। तो उनका जो कोच था उसका नाम मुझे ठीक से, माँ करके था कुछ, माँ जुनरेन जैसा कुछ नाम है उसका। तो वो काफ़ी झक्की और थोड़ा बड़बोला किस्म का आदमी था। अच्छा। तो उसने वहाँ एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा है कि अच्छा डोप, हाँ, सारी दुनिया के एथलीट जो थे मांग करने लगे कि इन लोगों का डोप टेस्ट कराया जाना चाहिए। और इन्होंने कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन कायदे से डोप टेस्टिंग होनी चाहिए। तो फिर वो जो माँ है, बल्कि माँ ने फिर एक इंटरव्यू दिया वहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम अपने एथलीटों को कॉर्डिसेप कीड़ा जड़ी खिलाते हैं। अच्छा। कीड़ा जड़ी, लाल जिनसेंग और गधे की खाल का सूप, 3 चीज़ें मिला करके जो बनाते हैं वो इनको दिया जाता है, और उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस किया उन्होंने। फिर उसके 1 साल बाद कोई एक और परफॉर्मेंस हुई चाइना में, शायद चाइना उस बार होस्ट था एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। फिर उन एथलीटों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया। तो इसके बाद वेस्ट की बहुत दिलचस्पी बढ़ी इसमें, और बल्कि वेस्ट ने बहुत हाइप दिया इसको। जो एथलीटों का स्क्वाड था उसको माज आर्मी कहा जाने लगा। माँ की सेना है ये, जो इनविंसिबल है, अब इसको हराया नहीं जा सकता। तो ये था इसके, इस चीज़ ने सारी दुनिया का ध्यान कीड़ा जड़ी की तरफ खींचा कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ओवरऑल एथलीटों के परफॉर्मेंस में बहुत सुधार आता है। और दूसरी घटना, वो आप सही कह रहे हैं कि एक हत्याकांड है जो नेपाल में हुआ था, जो तिब्बत बॉर्डर के पास नेपाल है,
वहाँ कीड़ा जड़ी के पहाड़ के लोगों ने इलाके बांट रखे हैं कि पहाड़ के लोगों ने इलाके बांट रखे हैं अच्छा कि जैसे हम जिस ग्राम पंचायत में हमारा है घर, अगर उस इलाके में जो ग्लेशियर पड़ता है या बर्फ़ वाली जगह पड़ती है, वहाँ की कीड़ा जड़ी हम निकालेंगे। तो अब कहीं दूसरे वाले निकालने चले आए। अब चूंकि इसमें इतना फ़ायदा है, इतना महंगा है ये, तो वो निकालने पहुँच गए। तो इस तरह दो ग्रुपों में वहाँ क्लैश हुआ और 8 लोग मार दिए गए। 8 हिमालयन व्याघ्रा मसाकर बोल रहे हैं आप। 8 लड़के मार दिए गए। और उसके बाद लंबा इसका मुकदमा चला और वेस्ट से, अमेरिका से और कई जगहों से लोग कवर करने के लिए उस इवेंट को पहुंचे, क्योंकि 2-2.5 साल ये मुकदमा चलता रहा। तो वेस्टर्न मीडिया में ये वियाग्रा मर्डर्स, हिमालयन वियाग्रा मर्डर्स के नाम से ये चला, एक कैचलाइन के साथ ये चला। तो इन दो चीज़ों ने इसको बहुत एक तरह से एक्सपोजर दिया। लेकिन ये इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली बहुत पहले से होता रहा है। चाइना में, तिब्बत में बहुत पहले से होता रहा है। हिस्ट्री में जाएं तो 14वीं शताब्दी में बाकायदा, मैंने एक किताब के शुरू में एक वो दिया हुआ है, पद दिया हुआ है। हाँ। तो एक लामा ने लिखा हुआ है कि कैसे कीड़ा जड़ी को निकालें, कैसे उसकी दवाई बनाएं, कैसे खाएं। तो वो इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और काम शक्ति, कोई भी चीज़ जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है वो काम शक्ति वर्धक होती ही होती है। शिलाजीत ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम शक्ति बढ़ाता है, वो ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो फिर उसके बाद चाइना में बहुत पहले कोई उनका सम्राट था, उसकी जान कीड़ा जड़ी से बचाई गई, उसका इलाज करके किसी फ्रांसीसी पादरी ने बचाई थी। तो इसके तमाम किस्से हैं कीड़ा जड़ी के। फिर किसी लड़की ने देहरादून में एक प्रयोगशाला टाइप का एक्सपेरिमेंट करके उगा दिया, ऐसा कुछ हुआ ना? वो सारे जगहों पे हो रहा है। बहुत छोटी छोटी जगहों पे अब लोग उगाने लगे हैं। बुलंदशहर में, सहारनपुर में, लुधियाना में। क्वालिटी मेरे ख्याल से वो नहीं रहती होगी। सब वही क्वालिटी है। अच्छा। वियतनाम और थाईलैंड 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ सिखाया जाता है कि इसको कैसे हम प्रयोगशाला में उगाएं। चूँकि बेसिकली एक वो है कैश क्रॉप जिसको कहते हैं। कैश क्रॉप तो है ही, लेकिन इसका एक कल्चर वो बनाते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में जैसा कल्चर बनता है वैसा ही कल्चर बनता है। और उसको ला करके आप एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में उसको ग्रो करा सकते हैं। जैसे मशरूम ग्रो करता है वैसे ही ग्रो करा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो असली चीज़ है, जो जिसमें कार्डिसेपिन नाम का एक एलिमेंट है, जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपकी काम शक्ति बढ़ाता है, कार्डिसेपिन उसमें बहुत कम पाया जाता है। कार्डिसेपिन उसमें 1% से भी नीचे पाया जाता है। अच्छा। तो अब वो है तो कहने को कीड़ा जड़ी है और उस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उग भी रही है, उसमें कीड़ा जड़ी की प्रॉपर्टीज नहीं है, नकली कीड़ा जड़ी है। लेकिन फिर भी जिस तरह से वो बिकती भी सस्ती है, वो 3 लाख रुपए किलो बिकती है। सस्ती है भी 3 लाख रुपए किलो? हाँ, बस आप ऐसे समझिए जैसे गरीबों के शाहरुख खान होते हैं, गरीबों के शत्रुघ्न सिन्हा होते हैं, वैसे ही गरीबों की कीड़ा जड़ी है वो। तो जो देहरादून जाते हैं उनको चाय पिलाई जाती है 800 रुपये में, 1000 रुपये में 1 कप, वही डाल करके, वो जो प्रयोगशाला वाला है। तो उनको लगता है कि उन्होंने कीड़ा जड़ी के साथ उनका एक परिचय हुआ है, कीड़ा जड़ी उन्होंने खा ली है, लेकिन वो कीड़ा जड़ी है नहीं असली। तो मतलब मामला ऊपर ही है। लेकिन ये कल्चर वहाँ से ला करके, स्पेन बोलते हैं उसको, उसका जो कल्चर होता है, थाईलैंड से और वियतनाम से ला के बहुत लोग उगा रहे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ सारी दुनिया में और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही काम शक्ति को लेकर के हुआ है। हर आदमी यहाँ बाजार है पूरा यहाँ पे, तो सेक्सुअली महाबली बनना चाहता है। हर पुरुष महाबली बनना चाहता है सेक्सुअली। तो उन सबको भी वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, कस्टमर मिल रहे हैं। अच्छा, इस पे आप गए वहाँ पे, आपने कीड़ा जड़ी खाई? हाँ, मैंने खाई। बिना खाए मैं कैसे रह सकता था? मुझे तो खाना ही था। क्या मतलब कुछ हुआ, उससे बदलाव हुआ, शरीर में कुछ लगा? नहीं हुआ। अच्छा। मेरे साथ ये दिक्कत है कि
मैंने इसको मेंशन किया है। पहले एक रशियन स्मगलर था, उससे लेके खाई मैंने, उसने दिया मुझको, और उसके बाद मैंने गांव वालों से लेके खाई। जो देखने में थोड़ा ईसा मसीह लगता है। हाँ, वही ना? ईसा मसीह, उसका जिक्र है, इस तरह से जिक्र है, मतलब कटे हाथ वाले ईसा मसीह। कटे हाथ वाला ईसा मसीह और एक हेमिंग्वे जैसा एक किरदार आता है। हाँ, तो ये तो उसने दिया था आपको? हाँ, उसने दिया था। उसने अपनी कीड़ा जड़ी की निगरानी करने के बदले मुझको उपहार में दिया था कि आप इसको खा के देखो। तो मुझे कुछ नहीं हुआ पहली बार, कोई यौन उत्तेजना नहीं महसूस हुई, कोई शक्ति नहीं महसूस हुई, कुछ नहीं महसूस हुआ। उससे मैंने बल्कि कहा भी कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसने कहा कि ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोल कैसी है, आपकी आत्मा कैसी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा दार्शनिक जवाब था लेकिन उसने कहा हो सकता है आपको बहुत दिनों बाद महसूस हो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर मैंने गांव वालों से लेकर के रोज खाया, कई दिन। रोज वो एक इतनी बड़ी जड़ जो है। हाँ, वो मुझे मुफ्त में भी दे देते थे, मतलब उनसे दोस्ती थी तो कहते थे भाई ये लो। कैसे खाते थे, मतलब ऐसे घोट के कि पानी वानी के साथ, ऐसे चबा वबा के खा? कैसे भी खा लो, अंदर जानी चाहिए। अच्छा। मैं तो उसको चबा करके कॉफी पी लेता था, सुबह दूध पी लेता था। बहुत लोग हैं उसको रम में भिगो करके खाते हैं। बहुत लोग हैं, जैसे चाइना में जो सबसे बड़ा फैशन है कि जैसे वो बतख पकाते हैं, तो वो बतख के पेट में कीड़ा जड़ी 5-6 डाल के सिल देते हैं और फिर उसको रोस्ट करके अपने मेहमानों को देते हैं। तो कैसे भी वो भीतर जानी चाहिए, कोई उसका एक तरीका नहीं है खाने का, तमाम तरह से लोग खाते हैं। तो भी आपने खाए कई दिन, आपको नहीं महसूस हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा मुझे। अच्छा, आप गए फिर उधर, जो पूरा पिंडर घाटी पहुंचे आप हिमालय में, स्कूल में पढ़ा रहे थे, कैसे गए, क्या कहानी है? अगर किताब की पृष्ठभूमि, इस किताब की पृष्ठभूमि में आए, फिर हम लोग थोड़ा सा फैल जाएंगे बातचीत में अपनी। अब उसमें मैं गया तो था वहाँ, स्कूलों में टीचर नहीं थे और एक एनजीओ ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप आकर के पढ़ा दीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार घूमने का मौका है, एक टीचर की हैसियत से घूमना किसी इलाके में। एक तो आप एक ट्रैवलर की तरह घूमते हैं, दूसरा टीचर की तरह घूमना, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक छोटे से गांव में टीचर है, मतलब? हाँ, टीचर हैं, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर में और आपको लेके पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मैंने पढ़ाया 1 महीने तक, लेकिन मैं उस 1 महीने के दौरान घूम नहीं पाया, देख नहीं पाया। लेकिन इसी बीच पता चला कि आसपास के सारे गांव खाली थे, ज़्यादातर लोग कीड़ा जड़ी निकालने हुए ऊपर गए हुए थे, ग्लेशियर में गए हुए थे। और हर घर में कम से कम एक बढ़िया पर्वतारोही था, ट्रैकर था, जो दूसरे ट्रैकरों के साथ, बाहर वाले ट्रैकरों के साथ कुली या गाइड के रूप में ऊपर जाता था। फिर उसके बाद केदारनाथ आपदा जो आई थी 2013 में, उसका बहुत बुरा असर हुआ था उस जगह पे, पिंडर वैली में। अच्छा। वहाँ ज़्यादातर जो नदी है, गधेरे हैं, उनके रास्ते बदल गए हैं और पहाड़ बहुत जगहों से कट फिट गए, बहुत विभत्स तरीके से कटे पिटे। तो मुझे वो जगह फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने कहा कि रुक जाते हैं। तो असली कहानी शुरू हुई फिर उसके बाद, जब मैं वहाँ रुक गया, कि जब मेरे साथ के सारे लोग चले गए, जिस एनजीओ ने बुलाया था उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चले गए, टीचर्स भी चले गए, मैं वहीं रह गया। एक गांव में एक आदमी के घर में रहने लगा। तो फिर वहाँ जब लोग लौटने लगे और जब मैं इंडिपेंडेंटली घूमने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगा, तो बहुत सारे दिलचस्प चरित्र मिले, दिलचस्प स्थितियाँ मिलीं, कीड़ा जड़ी के बारे में जानकारी मिली। और संजोग से 3 स्मगलर कीड़ा जड़ी वाले, 2 रूसी, 1 यूक्रेनियन, हाँ, वो आके मेरे बगल में ही रुक गए और मैं उन लोगों का दुभाषिया हो गया। मतलब गांव वालों के साथ बातचीत, कीड़ा जड़ी डीलिंग हो रही है। वो अंग्रेजी बोलते थे और गांव वाले बेचारे समझते नहीं थे। स्मगलिंग कैसे, इतना इलीगल तो होगा नहीं कीड़ा जड़ी? एक बड़ी विचित्र स्थिति है। 50 ग्राम तक कोई भी कीड़ा जड़ी ले करके कहीं आ सकता है, जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कीड़ा जड़ी अगर लेके कोई चलता है तो वो इलीगल है। 50 ग्राम से ज्यादा इलीगल किस ग्राउंड पे है? उत्तराखंड की सरकार कहती है, उत्तराखंड की सरकार ने लोगों को आई कार्ड दिए कि ये आदमी कीड़ा जड़ी निकालने के लिए एलिजिबल है, ये औरत एलिजिबल है। तो ये कार्ड वाले लोग कीड़ा जड़ी निकाल करके गवर्नमेंट को बेचें
वो कीड़ा जड़ी और किसी एजेंसी को ना ले। अब क्या है कि गवर्नमेंट जो उसका रेट फिक्स करती है, जैसा कि ज़्यादातर सरकारी मामलों में होता है, उसके प्राइसेस बहुत कम है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य 80,000 रुपए किलो, तो बहुत कम है ये तो हाँ, मार्केट अब रेट वो से 10 लाख है उसका मार्केट रेट 10 8 लाख बना रुपए किलो वाला उसके दरवाजे पे बैठा हुआ है खरीदने के लिए कि भाई तुमको कहीं जाना भी नहीं है, यहीं पकड़ा दो, 10 लाख रुपए किलो ले लो। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करती है कि वो उसको ना बेचे। जो नेपाल से या पिथौरागढ़ से आया हुआ स्मगलर है, कैरियर है, वो उसको ले करके चला जाएगा नेपाल, पिथौरागढ़, फिर आगे पता नहीं कहाँ, चाइना, पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ये है, इलीगल नहीं है, लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट को नहीं बेच रहे हैं, किसी और को बेच रहे हैं, इसलिए उनकी धरपकड़ होती है, उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं, ये सब चलता रहता है। मतलब काफी इसमें पैराडॉक्स है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि किताब में मैंने एक हिस्से में, एक सेक्शन में ये दिया हुआ है कि कीड़ा जड़ी को लेकर के क्या वजह है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी वजह से कोई स्पष्ट नज़रिया नहीं है। पहले तो बहुत दिन यही दिक्कत थी कि कीड़ा जड़ी को किस कैटेगरी में रखा जाए, कीड़ा माना जाए या वनस्पति माना जाए। ये 20 साल तक ये तय नहीं हो पाया। तो अब उसको भैषज औषधि की कैटेगरी में रखा गया है, भेषज की कैटेगरी में रखा गया है। और बाकी हमारे यहाँ जैसा होता है कि अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है तो वो बहुत सरकारी तंत्र के कमाई का जरिया बन जाती है, पुलिस वालों की उगाही का जरिया बन जाती है। तो ऐसा कीड़ा जड़ी के साथ भी, कोई चीज़ बहुत महंगी है और विदेश में पूछ है या बहुत ज़्यादा उसका मूल्य अगर है कहीं बल्क में, तो उस पर टैक्स लगा दो या उस पर घूस की कमाई करो, इस तरह से बिल्कुल। अब जैसे सारे नशीले पदार्थों के साथ जो होता है कि वो अगर 50 किलोग्राम जब्त किया जाता है तो उसको दिखाया जाता है 1 किलोग्राम, बाकी जो 49 किलोग्राम है कहाँ जाता है? वो फिर साइफन होकर के उसी सिस्टम में वैसे ही बिकने चला जाता है। तो यही कीड़ा जड़ी के साथ भी होता है। अच्छा, ये जो एक हिमालय को लेके एक जो ये बातें हैं कि हिमालय में औषधियाँ हैं, कीड़ा जड़ी हो गई, शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन फिर इसी समय में एक बात होती है कि यार हिमालय में नशा भी बहुत अच्छा मिलता है, इस तरह की जो बातें होती हैं। एक कोई छोटा सा मुहावरा भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वे क्लिक नहीं कर रहा है। तो मैं प्लेन का बंदा हूँ, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। आपने हिमालय का स्ट्रेच कवर किया है, आपकी किताब वह भी कोई देश है महाराज। उसके बाद आप नेपाल यात्रा पे भी गए थे, जब ब्लॉकेड लगा था इंडिया और नेपाल के बीच में, आप वहाँ कवर करने गए थे, शायद BBC में थे आप उस समय, और ये किताब तो है ही है पेंडर में, तो आप वहाँ गए ही थे। हिमालय में इस जो ये चीज़ें हैं कितनी आम है या कितनी सच्चाई है इसको लेके कि नशा है वहाँ पे, सही है कि उम्दा क्वालिटी का नशा है, कितनी भ्रांति है इसमें और कितनी सच्चाई है? और लोगों का, लोकल लोग कैसे रहते हैं इन चीज़ों के आसपास? नशा कहाँ नहीं है? जैसे प्लेन है, क्या यहाँ नशा नहीं है? अब जैसे आप प्लेन के रहने वाले हैं, तो बनारस में, हरदोई में, मथुरा में क्या भांग रोज शाम को पीस के पीने की, खाने की परंपरा नहीं है? बनारस भांग के लिए भी मशहूर है। तो नशा कहाँ नहीं है? अब जैसे जो प्लेन के बहुत सारे इलाके हैं, वो ये देख लीजिए ना, बिहार और गुजरात को देख लीजिए, यहाँ तो नशाबंदी है, लेकिन धड़ल्ले से गुजरात में शराब बिकती है, बिहार में तो मान लीजिए हम लोग गए थे तो बिहार में तो खुलेआम स्मगलिंग हो रही है। तो नशा एक चीज ही ऐसी है जिसके लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके या कुछ भी करके नशा करते हैं। तो ऐसा ही पहाड़ में भी है। अब जैसे पहाड़ में बात यह है कि पहाड़ में अभी हवा पानी अच्छा है, शुद्ध है, तो जो कुछ भी है वहाँ ऑर्गेनिक है। तो पहाड़ में कौन सा नशा है? कुछ इलाकों में चरस अच्छा मिलता है, जैसे आपका हिमाचल में मलाना के आसपास, या और भी बहुत सारी जगह हैं, कुछ जगहों पे गांजा अच्छा होता है। बाकी और कौन सा नशा है वहाँ? यही है। बाकी शराब जो डिस्टिलरीज की बनी हुई शराब हर जगह है, वो पहाड़ में भी है। हाँ, मतलब उसको लेके हाइप ज़्यादा है, आप कह रहे हो कि हाइप ज़्यादा है हर लोगों के मन में। और दूसरा, नशा चीज ही ऐसी है कि लोग उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। सारी दुनिया में ऐसा है, सारी दुनिया में ऐसा है कि नशा आपको जीवन की जो सामान्यता है,
जो बोर्डम है उससे बाहर निकालने में बहुत कारगर है, बहुत एक एक व्हीकल है जो आपको लेके अज्ञात में जाता है, अनंत में जाता है। लेकिन उसके अपने बहुत सारे और बहुत भयानक किस्म के नुकसान भी है ही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इन यात्राओं के बारे में जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था आपकी किताबों और आपकी रिपोर्टिंग के माध्यम से, मतलब मैं कई बार इतने वर्षों से आपका काम फॉलो करते करते मुझे कई बार ये इच्छा होती है कि घूमा जाए, आपका काम देख के उस तरीके से शायद घूमा जाए। और मैं उस पेज पे थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ बातचीत को कि आप अपने घूमने फिरने के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ गए, इस किताब के ही संदर्भ में नहीं, ऐसे ही लिखने पढ़ने पत्रकारिता के समय में कहाँ कहाँ घूमे, किन किन स्थितियों में रहे, या कुछ ऐसे किरदार मिले हों, उनके किस्से हों। जैसे इसमें चामू है, चामू का किस्सा है, या इसमें वो ट्रैकर है जो नंदा देवी पीक की ओर देख के बचाता है लोगों को। इस तरह के किस्से हैं क्या है हाँ। आपके घूमने फिरने के किस्से? क्या इसको कैसे बताया जाए? मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक जगह रहने से घुटन होती, मतलब वही आसपास वही टोपोग्राफी, वही भूदृश्य, वही लोग, वही स्थितियाँ, वही बातें, वही नौकरी, इससे मैं बहुत जल्दी चढ़ जाता हूँ। इसको ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं भागना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेस्टिनेशन तय करके जाता हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जहाँ भी मेरे इंटरेस्ट का कुछ दिख जाए, कुछ हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो और लिखा जाए। अब जैसे किसी पहाड़ पे सबसे सुंदर बात क्या है कि जैसे अब पता चला कि कोई एक पहाड़ है, तो दिन में अलग अलग मोड़ों पे उसके जितने मोड़ होंगे, एक ही सड़क के हर मोड़ से वो अलग ढंग का दिखाई देता है। जरा सा रोशनी बदली, हवा बदली, एकदम विजुअल बदल जाता है। तो मैं पूरे दिन उसको देखता रह सकता हूँ। फिर इसी तरह से अब किसी की ज़िंदगी में इंटरेस्ट पैदा हो गया, कोई ऐसा आदमी मिल जाए। अब जैसे मैं इस यात्रा का तो नहीं, एक और यात्रा का आपको बताता हूँ। मुझे उत्तराखंड में घूमते समय एक बार एक आदमी मिला था, उसका नाम था पलाश। साधु था, देखने में साधु बना हुआ था, मतलब दाढ़ी बढ़ी हुई, टीका, और साधु की तरह मांगते खाते हुए घूम रहा था। तो उसकी बात से मुझे लगा कि यार इसके साथ समय देना चाहिए। तो मैंने उसको जाके ये कहा कि बाबा ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ एक दिन रुक जाइए। अच्छा, आप पहले कोई परिचय नहीं उससे? कोई परिचय नहीं। मैंने कहा कि आप रुक जाइए मेरे साथ, एक बगल में गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ, बहुत बढ़िया कमरा है मेरे पास, और मेरे पास आपके लिए गांजा भी है, दारू भी है, सब है, आइए। आपने ऐसे बातें कही उसको? हाँ, और रहिए साथ में, कहीं ना कहीं आपको रात गुजारनी है तो मेरे ही साथ रह जाइए। अब जब उससे मैंने बातचीत करनी शुरू की तो पता चला कि वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। अच्छा। और उसको लगता था कि उसकी जो पत्नी है, जो कहीं होगी, वो तरह तरह के भेष बदल के उसका पीछा करती है। अच्छा। कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है, कभी टीचर बन जाती है, कभी घास काटने वाली बन जाती है, और उन सब के नाम भी बताता था कि इस नाम की घसियारिन जो है मेरी बीवी है। इस नाम की इंस्पेक्टर सविता दुगवेकर इंस्पेक्टर, वो मेरी पीछे पड़ी हुई है। अब मुझे वो दिलचस्प लगने लगा। फिर उसके बाद और उससे बात हुई तो पता चला कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, साइकोलॉजी का बहुत अच्छा जानकार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए थे कि वो अपनी बीवी से बचने के लिए साधु का बहाना बना के घूम रहा था। तो यही इसी तरह की कोई एक चीज़ जो मेरे इंटरेस्ट को हैक कर ले, पकड़ ले, तो बस वहीं से घूमना शुरू हो जाता है। वो कहीं की भी यात्रा हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई लॉफ्टी डेस्टिनेशन हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, वो कोई स्लम भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, छोटा सा कस्बा हो सकता है। कीड़ाजड़ी में आप एक व्यक्ति है जयेश भोसले, आप कई चैप्टर्स हैं इसमें, और एक चैप्टर का अंत है जयेश भोसले के एक वाक्य से, जिसमें वो कहता है कि आप लोग भी अपनी माँ बहनों से महत्व न मिल पाने के कारण नाराज हैं। हाँ। ऐसी बात का क्या मतलब हो सकता है? इस बात का मतलब ये है, आप अगर उस चैप्टर को पढ़ने वाले देखेंगे कि जो
नरेटर है और जो पढ़ाने गए पुरुष सदस्य, वो अपने साथ रहने वाली महिलाओं, साथ काम करने वाली महिलाओं से एक डिस्टेंस फील करते हैं। जैसे वो साथ देर तक नहीं बैठते, अलग हो जाते हैं कुछ देर बाद। जो पुरुष हैं वो आपस में ही ज़्यादा सहज रहते हैं और महिलाएं आपस में ज़्यादा सहज रहती हैं। काम के सिलसिले में दोनों लोगों को मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा सहज। अब जैसे पुरुष आपस में हैं तो वो थोड़ा गाली वाली भी दे सकते हैं, है ना। महिलाएं हैं तो वो दूसरे तरह की बातें भी अपना वो कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं, महिलाएं में गाली दे सकती हैं, मतलब गाली देना कोई गलत दे सकती हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह का समूह था उसकी बात आप उसकी बात करें। हाँ, तो ऐसे में हो क्या रहा है कि पुरुष आकर के अपने कमरे में बैठ कर शराब पीने लगते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले वहीं बैठे होते हैं। मतलब एक कंफर्टेबल स्पेस बना रहे हैं अपना उस पूरी बातचीत में, उस पूरे तो जो जयेश कहता है ना कि क्या आप लोग भी अपनी माँ बहनों, वो तंज कर रहा है, तंज कर रहा है कि मतलब जैसे आप उनके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं, और उनको वो कहता है कि वो आपकी उनके साथ आप अपनी माताओं बहनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या इसलिए कंफर्टेबल नहीं है, या और किसी तरह का व्यवहार करने की छूट होती, आपके पास सुविधा होती तो आप क्या कंफर्टेबल होते। तो वो एक सटायर कर रहा है, वो टीज कर रहा है, और इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं। यात्रा वृत्तांतों को लेकर हिंदी में बहुत बहस रही है, और मतलब फिर कई कई मौक़ों पे पॉपुलर कल्चर की तरह मैं यहाँ पे कहूँगा, इस पर इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग मेरे पीछे टूट भी पड़ेंगे। पॉपुलर कल्चर में निर्मल वर्मा बहुत लोगों के फेवरेट हो जाते हैं कई समय पे, लेकिन मुझे कई बार पढ़ते समय निर्मल वर्मा भाषा के तौर पे कभी कभी चकित करते हैं। लेकिन मलयज के शब्दों में कहें कि मलयज ने एक निबंध में लिखा है निर्मल वर्मा के लिए कि निर्मल वर्मा की भाषा मोम की तरह मृदु लेकिन चीमड़ है। उनकी कहानी किसी क्यूबिकल, किसी पार्क की बेंच तक ही घटित होती है। वो ऐसा कुछ मलयज लिखते हैं निर्मल वर्मा के बारे में। काफ़ी बैठता हुआ वाक्य है उनका स्टेटमेंट। तो यात्रा वृत्तांतों को लेकर ये जो पूरी बहस है हिंदी साहित्य में, इसको लेकर आपका क्या सोचना है? किनको पढ़ते हैं आप, किनको पढ़ना चाहिए? कई बार यथार्थ से दूरी पता चलती है। आप इस विधा को, इस लिखने को गए तो कैसे लिख रहे हैं? नोट्स ले रहे हैं, दिमाग में बैठा ले रहे हैं, या रात को आके नोट्स ले रहे हैं? इस पूरी विधा को साधने और इस पूरी बहस पे आपका क्या कहना है? अब एक तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत हैं ही बहुत कम। जिसको सचमुच यात्रा वृत्तांत कहना चाहिए, मतलब वो किसी एक जगह को इंटेंस तरीके से देखा गया हो और उसमें वहाँ के लोगों की ज़िंदगी आई हो, ऐसा बहुत कम। हिंदी में जो यात्रा वृत्तांत हैं वो ज़्यादातर बहुत शौकिया एमेच्योर किस्म की यात्रा वृत्तांत हैं कि आप गए और आपने होटल की खिड़की से, कार की खिड़की से, स्टीमर की खिड़की से उस जगह को देखा और कुछ सुनी सुनाई बातें, मतलब और आपने क्या खाया, क्या पिया, किसी ओकेजन पे क्या पहना, और खूब सारी तस्वीरें खींची और आके वही लिख दिया जाता। तो ये कोई यात्रा वृत्तांत नहीं है। ये तो एक तरह से किसी जगह के साथ खुद को एसोसिएट करके दिखाने की कोशिश कि हम भी अंडमान गए थे। थोड़ा टूरिस्टी हो गया क्या? हाँ, वो न टूरिस्टी भी नहीं, बल्कि जो विदेश के टूरिस्ट आते हैं, यूरोप से टूरिस्ट आते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा गहरे जाते हैं। आप उनको देखेंगे कि बनारस के घाटों पे वो गमछा पहन के महीना भर रह सकते हैं, मल्लाहों के साथ घूम सकते हैं, गंगा में तैर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी का लेखक है, यात्रा लेखक है, वो किसी मल्लाह की झोपड़ी में नहीं रह सकता, वो उसके साथ समुद्र में नहीं उतर सकता, वो दूर से ही सब देख के कर देगा। तो एक तो ये है कि यात्रा वृत्तांत ही बहुत कम। हाँ, मतलब यात्रा वृत्तांतों का अगर आप आज भी आप बात करेंगे तो राहुल, सांकृत्यायन और अज्ञेय, और उसके बाद कुछ और इक्का दुक्का घुमंतू हैं, जैसे बिना पैसे दुनिया का सफ़र, कोई सतीश नाम के एक घुमक्कड़ थे, उनकी लिखी हुई किताब है। बस ऐसे ही याद आएगा आपको, बहुत ज़्यादा यात्रा वृत्तांत नहीं याद आएंगे।
तो अभी यात्रा वृत्तांत लिखे जाने और उन पे बहस होना अभी बाकी है। हम्म, निर्मल वर्मा कोई ट्रैवल राइटर नहीं है, ट्रैवलॉग लिखने वाले राइटर नहीं है। हम्म, तो मैं उनको इस बहस में कहीं कंसीडर नहीं करता कि उनके लिखे गए यात्रा वृत्तांत पे बात की जाए। वो मतलब स्थितियों को, सिचुएशंस को इस तरह से लिखते हैं कि वो अनरियल हो उठती हैं। हम्म, वो सपने और यथार्थ के बीच कहीं जाके टिक जाती। जबकि वो फिक्शन में चीज ठीक है, ऐसा इस तरह का फिक्शन लिख सकते हैं आप इतनी मोहक, इतनी जादुई भाषा में, लेकिन ट्रैवल राइटिंग मूलतः इस भाषा में अगर आप लिखेंगे तो वाकई आपका जो पाठक है, जो हिंदी के पाठक का जो स्तर है, वो कहाँ रिसीव कर पाएगा किसी जगह को। अगर आप किसी अब इसको कैसे कहा जाए, मुझे लगता है कि जैसा जो दिखता है वैसा ही लिखा जाना चाहिए। मैं संक्षेप में यही कह सकता हूँ। आपने 2-3 यात्रा वृत्तांत में 2-3 एग्जाम्पल गिनाए। आप किन को लेखकों को पढ़कर लिखना सीखते हैं? आप मतलब अनिल यादव। कोई मतलब लेखकों को पढ़ के सोचना सीखते हैं, हाँ, सोचना लिखना ही। नहीं सीखते हैं। जैसे लेखकों को पढ़ के आइडियाज आते हैं। हम्म, अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, पोलैंड के एक राइटर हैं ओल्गा तगारचुक, उनकी एक किताब है फ्लाइट्स। तो उन्होंने वो ट्रैवल साइकोलॉजी के बारे में लिख रही हैं। अच्छा। और बहुत मज़ेदार है कि उसमें लेक्चर, एक लड़की लेक्चर दे रही है कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, ट्रैवल क्यों करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो बहुत मज़ेदार उसमें यह है कि आप किसी जगह जाते हैं तो उस जगह के नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, और उसके बाद जो दिमाग बहक के जहाँ जाता है उस तरफ वो बहता जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या आपका सवाल क्या ये है? किनको देख पढ़ कर लिखना या सोचना सीखते हैं? बहुत सारे लेखक हैं। मतलब मैं हर तरह के लेखकों को पढ़ता रहा हूँ, लेकिन जिन लेखकों के मतलब लिखने से ज़्यादा सोचने के ढंग ने, उनके कमिटमेंट ने मुझ पे असर डाला है, वो थोड़े से हैं। जैसे जैसे ये ग्रेप्स ऑफ रैथ किसने लिखी है? नहीं ध्यान आ रहा मुझे। अरे ये ग्रेप्स ऑफ रैथ, ईस्ट ऑफ ईडन, टोर्टिला फ्लैट, कैनरी रो, ये सब उनकी किताबें, मुझे नाम नहीं। जॉन स्टाइनबेक। तो मेरे बड़े पसंदीदा लेखक रहे हैं वो। हिंदी में ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदी साहित्य वालों के बीच लड़ाई नहीं कराना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हिंदी साहित्य वाले लड़ते हैं बहुत हैं। मैं हिंदी की मेरी पढ़ाई ही बहुत कम है। एक तो मैं हिंदी माध्यम, मैंने बीएससी किया हुआ है, मैंने बीए नहीं किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं जर्नलिज्म में चला आया। तो इस तरह से हिंदी मेरा विषय नहीं रहा है। और हिंदी में जो सब पढ़ते हैं वही मैंने भी पढ़ा है। मैंने भी प्रेमचंद पढ़ा है, रेणु पढ़ा है, अज्ञे पढ़ा है, निर्मल वर्मा पढ़ा है, सबको पढ़ा है। लेकिन जो कहते हैं कि किसी के लिखे से, किसी के कमिटमेंट से जो असर पड़ा, वो वैसे लोग हिंदी में कम हैं, ऐसे लोग बाहर ही ज़्यादा हैं। आपके लिए ऐसा जैसे दोस्तोवस्की का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा, अंतोन चेखव का बहुत गहरा असर पड़ा, मोपासा का बहुत गहरा असर पड़ा, कहानी कहने का ढंग का। इसी तरह से बहुत सारे कवि हैं, उनका बहुत गहरा असर पड़ा, नेरुदा का असर पड़ा। बोरहेज का उतना नहीं पड़ा जितना और लैटिन अमेरिका के और कई। मार्केज भी नहीं, एक और हैं पेड्रो पारामो, उनकी किताब है। मुझे लगता है कि जैसे वो मार्केज के भी बाप है लिखने के मामले में। तो इस तरह से दुनिया भर के लेखक हैं, उनसे विचार, उनसे कमिटमेंट, उनसे कहने का ढंग लिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर कुछ और अपना जो अनुभव संसार है। हेमिंग्वे को लोग क्या सोचते हैं? हेमिंग्वे मुझको लगता है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिनको नहीं पता हो, हाँ। कई लोगों ने स्कूलों में किताब पढ़ी होगी, टू होम द बेल टोल्स, और अ डेथ इन द आफ्टरनून जो एक रोडियो के ऊपर है। हाँ। तो
आप पढ़ सकते हैं। और एक कहानी तो उनकी बहुत ओल्ड मैन एंड द सी, वो कहानी कई स्कूलों में भी वही पढ़ाई वही जाती है। कहानी ही दुनिया भर में सारे लोग जानते हैं सबसे ज्यादा। दो ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जानते हैं, ओल्ड मैन एंड द सी, और दूसरी आर्म्स एंड मैन। फेरल आर्म्स, फेरल इन आर्म्स आप बोल रहे हो आप ना, टू होम द बेल टोल्स भी है। हाँ, टू होम हैज बेल टोल्स भी है। हाँ, तो आप हेमिंग्वे के बारे में, क्योंकि इस किताब में रेफरेंस भी आ रहा है, और वो फ्लोरिडा के एक तट पे हेमिंग्वे कंपटीशन भी हो रहा है। हाँ, तो हेमिंग्वे मूलतः क्या है कि देखिए क्या है कि हेमिंग्वे को दुनिया एक लेखक के तौर पे कम पहचानती है। हेमिंग्वे को दुनिया जो है एक मर्द, जांबाज और गुंडे के रूप में ज्यादा जानती है। मतलब मर्द और जाबाज के साथ मैं एक उपमा जोड़ना चाहूंगा, जो बनारस में कहते हैं मरकहे टाइप के। हाँ, तो जैसे हेमिंग्वे को खुद भी इस तरह का प्रदर्शन बड़ा पसंद था कि और घुरता उड़ता था, बार बार में लड़ाई कर लेते थे। हाँ, जैसे हेमिंग्वे किसी से शराब पीने का कंपटीशन कर लेते थे, किसी से बॉक्सिंग का कंपटीशन कर लेते थे, कभी बुल फाइटिंग करने चले जाते थे। और इन्हीं हरकतों की वजह से उनको एक बहुत शानदार दोस्त बीवी मिल गई थी, गेलहॉर्न। उससे अलगाव भी हुआ उनका। तो हेमिंग्वे मतलब अपने प्रदर्शन प्रियता में काफ़ी बर्बाद हुए, काफ़ी दिखाने के चक्कर में, जो वो थे नहीं। अपने को वो बहुत दबंग, बहुत मर्द दिखाने के चक्कर में, बहुत दिखावे के चक्कर में सलट गए वैसा वाला। लेकिन लेखक अच्छे थे। हाँ, खासतौर से उनका ओल्ड मैन एंड द सी बहुत ओल्ड मैन एंड द सी। और मतलब मुझे याद है कि जब मैं ललन टॉप में नहीं था, बहुत पहले अमेरिकी अखबारों के लिए जब मैं रिपोर्टिंग करता था, हाँ, और तो वो मुझे बार बार हेमिंग्वे कोट करते थे। और वो मैं भारतीय किस्म की अंग्रेजी लिखता था, वो बोलते थे कि आप हेमिंग्वे को पढ़िए, आपको एक्टिव वॉइस में लिखना और जानकारी को वैसे ही लिखना। तो वो उन्होंने फिर बताया कि अमेरिका के अखबारों में अभी भी हेमिंग्वे को स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है। हेमिंग्वे बहुत सेलिब्रिटी किस्म के रिपोर्टर रहे अपने ज़माने में। उन्होंने मैक्सिकन वॉर कवर किया और वो अपने उसके लिए जाने जाते थे। वो कभी उसमें भी उनका स्टाइल था कि वो कभी बैठ के अपनी कॉपी नहीं लिखते थे, हमेशा खड़े होकर टाइपराइटर पे लिखते थे। और दूसरा, वो लिखने के बारे में उनके जो कोट्स हैं वो बहुत मशहूर हैं कि जैसे लिखने में और कुछ नहीं होता, आप अपने को काटते हैं और अपना खून बहाते हैं, इस तरह के कोट्स हैं। लेकिन दुनिया जो हेमिंग्वे को जानती है, अभी भी हेमिंग्वे की तरह शराब पीने की, हेमिंग्वे की तरह दाढ़ी बढ़ाने की, उनकी तरह बदतमीजी करने की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उनकी तरह लिखने की प्रतियोगिताएं नहीं होती। तो एक पर्सनैलिटी कल्ट ज़्यादा थे हेमिंग्वे, मैं ये कहना चाह रहा था। आप पहाड़ से होके आए अनिल जी, और पहाड़ों की कहानियां हैं बहुत रोचक। जैसे 2013 की इस आपदा का भी आप जिक्र कर रहे थे, और उस आपदा में के बारे में ये इस किताब में जिक्र है कि वहाँ के लोकल लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं मासिक धर्म के समय जब उनको पीरियड्स आते हैं तो पहाड़ों में जाती हैं, जिस वजह से पहाड़ रुष्ट हो जाते हैं, पहाड़ नाराज़ हो जाते हैं, देवता नाराज़ हो जाते हैं। पहाड़ों में कितनी कहानियां हैं इस तरह की। जैसे एक कहानी तो बड़ी रोचक है, काफल एक बच्ची खा लेती है, उसकी माँ पीट देती है, उसकी मौत हो जाती है, वो बच्ची चिड़िया बन जाती है। मैं एक कहानी ये तो ज़रूर सुना दीजिए आप, अगर आपको ध्यान में हो तो। और बाकी जो इस तरह की भ्रांतियां और कहानियां, वो जो जीवन चल रहा है पहाड़ों में, भारत के पहाड़ों में, क्या है? इसको आप इस तरह से देखिए कि आज से 35 साल 40 साल पहले हम कहीं के भी रहने वाले हों, पहाड़ के रहने वाले हों, मैदान के रहने वाले हों, समुद्र के रहने वाले हों, हमारे आसपास बहुत कहानियां थी। कस्बों में भी कोई न कोई पेड़ हुआ करता था जिसपे कोई खास तरह का भूत रहा करता था, उधर से जाने में लोग डरते थे। और गांव का एक बुड्ढा उससे कुश्ती किया होता था। कुश्ती किया होता था। फिर उसके बाद नदी पे भी कुछ होता था, कोई चुड़ैल होती थी, कोई आत्मा होती थी। तो ऐसे ही पहाड़ है। तो पहाड़ चूंकि अब तो पहाड़ों में आप कल्पना कीजिए कि जब बिजली नहीं रही होगी तो पहाड़ में 6 बजे के बाद क्या दृश्य होता रहा होगा। एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर सामने के पहाड़ पे, और दूरी वैसे सर्पिलाकार रोशनी है और बीच में घनघोर अंधेरा है, नदी है और सारी प्राकृतिक शक्तियाँ। वो ज़्यादा उनका वो रोबस्ट प्ले देखने को मिलता है पहाड़। अंधेरा होने के बाद ज़्यादा अंधेरा, नदी, बारिश, भूस्खलन, तूफान। तो कहानियाँ तो ऐसी स्थिति में बननी ही बननी थी। और मुझको लगता है कि ऐसी ही कहानियों से ईश्वर की रचना हुई थी।
अच्छा। भय के बीच की जो कहानियां हैं, भय और उससे छूटने की जो कहानियां, उन्हीं के बीच में ईश्वर रचा गया होगा कभी। तो पहाड़ में, और पहाड़ में खास तौर से किस्सों के प्रति, कहानियों के प्रति एक आग्रह भी है। टाइम कटे कैसे, तो वहाँ की फसक, वहाँ की किस्सा गोई मशहूर है। तो मैं कौन सा किस्सा आपको, एक किस्सा वो आप कह रहे काफल थे। वाला मैंने बोला, वो बच्ची काफल खा लेती है, माँ पीटती है, तो याद है कि नहीं आपको? नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो क्यों सुनाऊं, मैं आपको थोड़ा उससे उसका एक आधुनिक वर्जन सुना दूं। हाँ हाँ। उसका आधुनिक वर्जन बन आ चुका है दरअसल उस किस्से का, अच्छा और वो उतना मार्मिक नहीं है। अच्छा। उसका जो आधुनिक वर्जन है वो पहाड़ की गरीबी और माइग्रेशन को इंडिकेट करता है। मैं तब वो पुराना किस्सा टीज कर दूं बस आधे सेकंड के लिए दर्शकों को, तो आप आधुनिक शायद उसे बैठा लेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल काफल एक बच्ची खा लेती है, गिने हुए काफल आते हैं, उसकी माँ बच्ची को कहती है कि काफल मत खाना, और बच्ची खा लेती है। तो माँ आती है, देखती है, उसको भ्रम होता है कि काफल जो टोकरी में रखे हुए हैं उसमें से कुछ कम हो गए हैं, तो बच्ची को पीटती है, जिसे पीटने के बाद बच्ची की मौत हो जाती है। और फिर कहानी ये है, अपनी मौत के बाद वो बच्ची चिड़िया बन जाती है, और काफल न खाने, ये चिड़िया बन के उड़ती रहती है, ये बताती रहती है अपनी भाषा में कि काफल मैंने नहीं खाए। और फिर माँ भी उसके पीछे चिड़िया बन जाती है, उड़ती रहती है, बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने काफल नहीं खाए, क्योंकि माँ को बाद में गिनने के बाद ये अंदाज हुआ रहता है कि हाँ सच में बच्ची मेरी सच बोल रही थी, मैंने नहा कि उसे पीटा जिससे उसकी मौत हुई। आप इसका नया वर्जन सुना रहे हैं। इसका नया वर्जन ये है कि यही जो चिड़िया है वो बोलती है, एक चिड़िया बोलती है काफल पाको मी नहीं चाखो, और दूसरी चिड़िया उसका पीछा करती है, कहती है पुतई पूर पूर पूर। पहली चिड़िया कह रही कि काफल पके हुए थे लेकिन मैंने खाया नहीं था माँ, और जो उसकी माँ है वो कहती पुतई पूर पूर, नहीं बेटी पूरे हैं पूरे हैं पूरे हैं, कहते हुए पीछा करती। इसका दूसरा वर्जन ये है कि यही चिड़िया नदी के किनारे एक पेड़ पे बैठी हुई है, दो चिड़िया बैठी हुई है, और नीचे घराट चल रहा है। क्या चल रहा है? घराट, चक्की। अच्छा। तो एक चिड़िया दूसरी से पूछती है कि नीचे घराट में कौन बैठा है, वो अपनी आवाज में, जैसे काफल पाको तो मतलब घराट में कौन है। तो दूसरी बताती है कि गजिया लाटा है, गजेंद्र अधपगला गजेंद्र घराट में बैठा हुआ है। फिर पूछती है कि खाता क्या है, तो कहते हैं बचा खुचा आटा वही जो गिरा रहता है वही खाता है, और क्या खाता है। तो इसका ये नया वर्जन है। वो एक जो कहानी इतनी मार्मिक थी वो एक गरीबी की कहानी के रूप में बदल गई। बातचीत के हम लोग अभी आखिरी हिस्से में धीरे धीरे चल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा लिखने पढ़ने पे बतियाएंगे कि इस तरह की बातें हम लोग, ये सेक्शन जो ये प्रोग्राम है हमारा, वो लोग भी देखते हैं जिनको लिखने पढ़ने का बहुत मन करता है या कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे 2 सवाल क्लब करके पूछ रहा हूँ। अब मैं पहली बार बोल के क्लब करना हूँ, वरना इसके पहले मैंने सारे सवाल क्लब करके ही पूछे हैं आपसे। 2 सवाल क्लब करके। जो नवलेखक हैं हिंदी या किसी भी भाषा में, उनके अंदर आप क्या दिक्कतें देख रहे हैं इन दिनों? और दूसरा सवाल यहाँ पे कि नवलेखकों को या लेखन की कोशिश करने वालों को क्या सलाह देना चाहते हैं, अगर आप सलाह देना चाहें तो? हाँ, सलाह वलाह देने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन नवलेखकों के साथ दिक्कत की बात जहाँ तक है, मुझे एक दिक्कत बड़ी लगती है कि नए लेखक जो आ रहे हैं उनका अनुभव संसार बड़ा छोटा है। जैसे पहले क्या होता था कि 30-20 साल के बाद नौकरी वोकरी के बारे में सोचने की बारी आती थी एक औसत युवा की जिंदगी में। अब बड़ा दबाव है, इंस्टीट्यूशंस का भी, परिवार का भी, कैरियर का बड़ा दबाव है कि आपने इंटरमीडिएट किया नहीं कि आपको किसी न किसी ऐसे कोर्स में चले जाना है, ऐसी जगह चले जाना जहाँ से है पैसा आए, उसके बाद जहाँ से पैसा आए, वो आपका पे पैकेट कितने का होगा, पैकेज कितने का होगा। तो अब क्या है कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसके बाद घर से दफ्तर, दफ्तर से घर।
तो पहले जो एक अनुभव संसार बनता था कि ये जो बीच का समय है, हायर एजुकेशन में जब आप जाते हैं तो कुछ साल आप किसी छात्र संगठन में रहते थे, किसी एडवेंचर ग्रुप में रहते थे, किसी कुछ नहीं तो आप शराब पी के घूमते थे, मारपीट करते थे, आवारागर्दी करते थे, अड़ीबाजी करते थे, कहीं पढ़ाते थे, तमाम तरह के काम करते थे। तो या कोई एक्टिविज्म ही करते थे एक तो समय पर। आपका अनुभव संसार बड़ा होता था, आप दुनिया भर के लोगों से मिलते थे और उस तरह की स्थितियों में पढ़ते थे। तो अब एक तो अनुभव संसार बड़ा छोटा है, दूसरा ये जो पढ़ने की आदत कम हुई है, मतलब पढ़ने का प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन सचमुच किसी टेक्स्ट को पढ़ना, उसको आत्मसात करना और उसको अपने विचार में जगह देना, वो गड़बड़ा गया है। उस पर बात करना, वो बहुत कम हुआ। तो नेम ड्रॉपिंग है मतलब? नहीं, नेम ड्रॉपिंग की बात नहीं, मैं नहीं जा रहा नेम ड्रॉपिंग। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप नहीं पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक जिंदगी जानते हैं, अपनी जिंदगी जानते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जितने बड़े चरित्र आते हैं उन सब की जिंदगियां जानते हैं आप। तो इस प्रकार से आप प्रॉस्परस होते हैं, रिच होते हैं। आप हेमिंग्वे की भी जिंदगी जानते हैं, चेखव की भी जिंदगी जानते हैं, देवकीनंदन खत्री के अय्यारों के बारे में भी जानते हैं, खुद के बारे में भी जानते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में जानते हैं और अपने बारे में भी नहीं जानते। तो दूसरी दिक्कत ये है, कम पढ़ना। और तीसरा ये है कि जो एक लिखने के लिए तड़प होनी चाहिए, सच्ची तड़प। आखिर आप लिखना क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए लिखना चाहते हैं कि किताब के कवर पे आपका नाम छपा दिखाई दे? क्या आप इसलिए लिखना चाहते हैं कि लोग आपके पास ऑटोग्राफ मांगने के लिए आए, या सेल्फी खिंचाने आए? बस इतने से आप संतुष्ट हो जाएंगे? या इसलिए लिखना चाहते हैं कि कोई पब्लिशर आपको कई करोड़ रुपया दे दे, आपको कोई परिश्रम ना करना पड़े? हो जाए, मतलब आप इसलिए जेके रोलिंग टाइप हो जाए ऐसा मामला? हाँ, तो किस लिए आप लिखना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ नाम के लिए लिखना चाहते हैं, पैसे के लिए लिखना चाहते हैं, ऑटोग्राफ प्रसिद्धि के लिए लिखना चाहते हैं, तो मत आइए इसमें। नहीं, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। अच्छा। जब तक जीवन में कोई गहरी क्वेस्ट नहीं होगी, कोई तलाश नहीं होगी, कोई खोज नहीं होगी, और उस खोज की यात्रा में जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो लिखते हैं, वो लिखना होता है। 10 कहानियां पढ़ के 11वीं कहानी बना देना लिखना नहीं है। उसमें आपका अपना क्या है? तो कोई एक क्वेस्ट, जीवन को समझने की कोई एक गहरी जिज्ञासा और थोड़ी हिम्मत भी होनी चाहिए कि एक अनिश्चित, एक तनाव, एक उद्विग्नता से भरा हुआ, अनिश्चितता से भरा हुआ असुरक्षित जीवन जीने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन ये हिम्मत तब होगी जब आपको उस पार कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा हो कि अगर मैं ये जोखिम लेता हूं, गरीबी में रहने का, सुरक्षा में रहने का, जो लाइफ की मेन स्ट्रीम है उससे अटक करके मैं अपनी सारी मेंटल एनर्जीज को यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है, ये मिलेगा, मैं जिंदगी को समझूंगा, मेरी चेतना का स्तर थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। तो जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है उन्हें लिखने में आना चाहिए। जिनके लिए बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, मटेरियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, नौकरी इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, दूसरों को डोमिनेट करना इंपॉर्टेंट है, उनको उधर जाना चाहिए। आप नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं? जिस समय नहीं लिखते होते हैं तो? मैं तो ज्यादातर समय नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही बैठा रहता हूँ। मैं बड़े आराम से किसी पेड़ को 5-6 घंटे देख सकता हूँ, खाली जगह को देख सकता हूँ। मतलब वो सब मेरे थॉट प्रोसेस में शामिल है। मतलब एक तरह से मुझे वो तरह से लिखना ही है एक तरह से। बिल्कुल, वो अवचेतन के स्तर पे पता नहीं क्या चल रहा होता है, वो कई साल बाद, काफी समय बाद वो प्रकट होता है और आप पाते हैं कि किसी पेड़ के बारे में एक नया अंतर्दृष्टि आपको मिल गई है जिसको आप कई साल तक घूरते रहे थे। या किसी घर को आप रोज देखते थे, दूर ढलान पे एक घर है, कई घंटे आपको देखते हुए बीतते थे, फिर एक दिन आप पाते हैं कि उस घर के भीतर क्या चल रहा है सब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोई प्रायोजित तरीके से नहीं होता, ये अचानक होता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता, मोमेंट पकड़ना होगा। हाँ, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो मेरा तो बहुत ज्यादा समय एक तरह से डे ड्रीमिंग में जाता है, अपनी फैंटेसीज में रहने में जाता है।
मेरी एक क्वेरी है हिंदी के लेखन को लेके, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ अपने सीमित एक्सपोजर में, जितना मैंने देखा है हिंदी के लेखन को, हिंदी के लेखन में ख़ासकर सेल्फ सेंसरशिप जो है, वर्जनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे वो कोई साहित्य न रचा जा रहा हो, किसी उत्तर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के घर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो जहाँ पे सभी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना हो। मोर और लेस हिंदी का साहित्य बहुत, आप अपवाद के साथ भी गिने आप उसको, तो मोर और लेस हिंदी के साहित्य में ये लफड़ा है, ये दिक्कत है। मराठी साहित्य में ये नहीं है। मराठी साहित्य में मतलब नामदेव ढसाल का तो संग्रह ही है, जिसका मैं नाम अगर यहाँ पे लूँ तो दिक्कत होगी मेरे कई सारे दर्शकों को, और मराठी साहित्य में नहीं है। तमिल साहित्य में बहुत सारा नहीं है ऐसा। हिंदी साहित्य में वर्जनाएं नहीं है। आप कई केसेस में नहीं फॉलो करते हैं। मतलब अपवाद में लूँ तो आपका भी नाम लूँगा। उन वर्जनाओं पे आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी में ये पता नहीं कैसे शुरू हुआ कि लेखक होने का मतलब ये हो गया कि लेखक महोदय पॉलिटिकली करेक्ट होंगे, महान होंगे और समाज को कुछ देने लायक होंगे। इसीलिए लेखकों से एक बहुत वाहियात किस्म का सवाल पूछा जाता है, आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, आप समाज से क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, मैं कौन हूँ समाज से कहने वाला? तो ये सब एक साथ आप नहीं हो सकते। एक ही साथ आप महान, समाज सुधारक, रोल मॉडल और राइटर, जो जिसका काम, जो जिंदगी की ऐसी सच्चाइयों और जो आदमी का गोपन जीवन है जिसे वो छिपाए रहता है, उसके बारे में लिखना, ये सब एक साथ नहीं हो सकता। तो ये जो पाखंड है, ये हमारी विशेषता है। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, खांटी भारतीय चरित्र है। लेखन में आप बोल रहे हो? नहीं, मैं हर फील्ड में कह रहा हूँ। अच्छा। पॉलिटिक्स से लेकर सेल्फ सेंसरशिप की जो पाखंड है। हाँ, ये मतलब नहीं, ये जो कथनी और करनी का अंतर है, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन का जो अंतर है, ये जीवन के सारे भारतीय क्षेत्रों में फैला हुआ है और एशियाई बहुत सारे समाजों में, सारी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। और दूसरा, सेल्फ सेंसरशिप को मैं इस तरह से देखता हूँ कि बहुत बचपन से हमें वो कहना सिखाया जाता है जो कर्णप्रिय हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो और हमारे सर्वाइवल में मददगार हो। कहीं ऐसा ना हो कि सच बोलना, बच्चा बहुत सारे सच बोलता है लेकिन उसको पीट के डांट के कर्णप्रिय सत्य बोलने के लायक बनाया जाता है। हमारा मतलब उसका जीवन ही खतरे में पड़ सकता है अगर वो सच बोलने लगे। एक बच्चा, जैसे एक 5 साल का बच्चा सच बोलता है, जैसे 5 साल का बच्चा बोल देगा, पापा तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आती है, मैं तुमको किस नहीं करूंगा। हाँ? लेकिन यही बच्चा, तो वो 4 लोग घर में वहां बैठे हो बैठकी में, ना वो 4 लोग बैठकी में नहीं, वो सड़क पे बोल देगा, पापा के ऑफिस में बोल देगा। पापा के ऑफिस, पापा एक दिन उसको ले आएंगे, वो कर्णप्रिय सत्य नहीं है, और वो बोल देगा कि पापा रोज मेरे घर पे शराब पी के आते हैं, इनके मुंह से बदबू आती है और मैं तो इनसे बात भी नहीं करता जब ये घर आते हैं। 5 साल का बच्चा बोल देगा क्योंकि वो अभी फियरलेस है, अभी इनोसेंट, उसको पता नहीं कर्णप्रिय सत्य क्या है। लेकिन यही बच्चा जब 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, तो वो कुछ और बोलने लगेगा, वो कर्णप्रिय सत्य बोलने लगेगा। तो ये है सेल्फ सेंसरशिप। बच्चे को सेल्फ सेंसरशिप सिखाई आप। लेकिन यही दिक्कत क्या है कि जब आपको ये आदत पड़ जाएगी, किसी एक जगह सत्यम ब्रूयात वाली आदत, प्रियम ब्रूयात वाली आदत जब पड़ जाएगी, तो आपकी मेमोरी में जो कुछ पड़ा हुआ है सत्य, वो आसानी से बाहर नहीं आएगा, वो भी एडिट होके आएगा। तब आप जो कुछ लिखने लगेंगे वो जो हमारे समाज की नैतिकता है उसके अनुरूप होगा। तब आप फिर एक पाखंडी लेखक बन जाएंगे। तो आपको बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है सचमुच लिखने के लिए। एक राइटर बनने के लिए आपको बहुत चीज़ें जो आपने परिवार से, समाज से, संस्कार से सीखी हैं, उनको अनलर्न करना पड़ता है। और एक कम से कम
कोई समय निर्धारित करना पड़ता है कि उस समय में, उस एकांत में आप वही हों जो सचमुच हैं, जिसके ऊपर शिक्षा का, समाज का, पॉलिटिक्स का कोई मुलम्मा नहीं चढ़ा हुआ है। लेकिन अनिल जी, ऐसा भी तो है ना कि शायद समाज जो सोचता है कि इन सब से, बहुत सारे संघर्षों से, बहुत सारी अप्रियता से, बहुत सारी हिंसाओं से शायद बचा जा सकता है। इन सब से समाज के तौर पे, अगर समाज के परसेप्शन के तौर पे अगर इसको हम उस आईने में देखना चाहें, तो एक ये भी तो एक है, मतलब वो भी एक सच है कि समाज ये भी चाह रहा है अपना कि यार हम ढके छुपे रहेंगे तो लड़ाई कम होगी, हिंसा कम होगी। कहाँ बच पाते हैं इतना, मतलब ये सब करने के बावजूद कहाँ हिंसा से बच पाते हैं, कहाँ बच पाते हैं? ये आप मतलब ये पक्की बात है कि अगर आप झूठ को, पाखंड को प्रश्रय देते हैं तो, या उसको सपोर्ट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो उसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि जो झूठा है, जो पाखंडी है, जो अत्याचारी है, जो गलत कर रहा है, वो हमेशा डरा रहता है कि पता नहीं कब आप सच बोल देंगे, और इसके लिए आपको लगातार उसकी तरफ से धमकी का, यातना का, वायोलेंस का सामना करना पड़ता है। तो आप जितना भागते हैं अपने फियर से, कभी आप उससे नहीं बच पाते। बचते आप तभी हैं जब आप उसको फेस करते हैं, जब आप एनकाउंटर करते हैं, तब आप उससे निकल के एक स्टेज ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो लिखना है, या और भी बहुत सारे काम हैं इसी तरह के हैं जिनमें आपको अपने फियर को, अपने हिपोक्रेसी को, आपकी डुअलिटी को, उसको फेस करना पड़ता है। तो लिखना ऐसा ही काम है, बिना उसके संभव ही नहीं। सेल्फ सेंसरशिप से तो छूटना ही पड़ेगा, और शायद हिंदी में खासतौर से सेल्फ सेंसरशिप तो बहुत बड़ी बाधा है। बहुत सारे अच्छे प्रतिभावान लोग उस सेंसरशिप को न तोड़ पाने के कारण ही खत्म हो जाते हैं। मतलब एक सवाल है, इसका जवाब चाहें तो न भी दें, लेकिन चूंकि आप इतने बेबाक हैं तो इसलिए मुझे लगता है ये सवाल पूछ लेना चाहिए। इतना घूमते हैं आप, इतना अपने मन का लिखते हैं, इतने अपने मन का बोल लेते हैं, ऐसा इतना ही पत्रकारिता की है आपने, ऐसा हुआ क्या कि इस वजह से इतना झमेला हुआ कि नौकरी बहुत सारी छोड़ी हो, बदली हो? तो नौकरियां तो मैं अक्सर मेरी छूट जाती थी, या तो मैं निकाल दिया जाता था या खुद ही निकल आता था। ऐसा? हाँ, पत्रकारिता तो मैंने करीब 20 साल की होगी। हाँ। लेकिन इस 20 साल के समय में नौकरी में कर पाया होऊंगा 11-12 साल। ज़्यादातर समय तो ऐसे ही घूमता रहा। बहुत सारी नौकरियां बदली होगी। हाँ, मतलब 1.5-2 साल से ज़्यादा कम ही नौकरियां चल पाती थी। अच्छा। और ये शुरू से ही शुरू हो गया था। मेरी जो पहली नौकरी थी वो 4 महीने चली थी, निकाल दिया गया था मुझको। अच्छा। दूसरी नौकरी भी 1 साल के आसपास चली थी, निकाल दिया गया। बस उसी के बाद सिलसिला शुरू हो गया था। मैं कभी उसमें फिट नहीं हो पाया। मैं मिसफिट था वैसे भी। पत्रकारिता में भी मिसफिट था, समाज में भी मिसफिट था, घर में भी मिसफिट था। सबसे पहले पत्रकारिता में मिसफिट थे या पत्रकारिता संस्थानों में मिसफिट थे आप? क्या मतलब सही इसको करेक्ट करना चाहें अगर तो? नहीं, मूलतः जो एक इंस्टीट्यूशन में मिसफिट थे, जो इंस्टीट्यूशन के भीतर का कल्चर था, जो वहाँ शायद उसमें मिसफिट रहे हो आप। हाँ, जो वहाँ पॉलिटिक्स थी, जो बिकरिंग थी, जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था पत्रकारिता के भीतर, उसमें आप मिसफिट थे। क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, तो मैं कई सारी रिपोर्ट्स आपकी पढ़ी हैं। एक तो कौन सा था जहाँ पे सोना निकला, एक तो वो रिपोर्टिंग थी आपकी। हाँ। और वो तो रिपोर्टिंग थी जब नेपाल और भारत के बीच में ब्लॉकेड हुआ था, और वो तो बहुत रिसेंट रिपोर्ट, वो तो बहुत रिपोर्ट, ये तो बहुत रिसेंट है। अच्छा, कहानियाँ रिपोर्ट्स के माध्यम से तो आपकी आई हैं, नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती में कई सारी उसमें संकलित हैं। मैं आखिरी सवाल एक जो मुझे लगता है पूछना चाहिए, हर बार पूछता हूँ, कि जो 4-5 लेखक या 4-5 किताबें जो आप हमारे दर्शकों को बोलना चाहें, ये वैसा ही सवाल हो सकता है जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये क्यों पूछते हैं इस तरह के सवाल, लेकिन अच्छा है, मुझे इस तरह के सवाल मुझे लगता है पूछने चाहिए, कि जो 4-5 लेखक या 4-5 किताबें ही अगर जिनको पढ़ना चाहिए हमें इस समय फौरी तौर पर दिमाग में जो आए, रिकमेंड करना चाहें। एक तो मुझे लगता है कि रेणु का कोई कहानी संग्रह पढ़ना चाहिए। ऐसा कथा संग्रह जिसमें लाल पान की बेगम कहानी हो, वो पढ़ना चाहिए। अब उसका नाम क्या होगा, रेणु संकलित कहानियां मिल जाएगा।
दूसरी किताब मुझे लगता है कि स्टाइनबेक की ग्रेप्स ऑफ रेथ पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब अब एक आयरिश वो आइसलैंड का के मनोवैज्ञानिक थे जो ऑशविट्स में बंद थे, कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में नाजियों ने बंद किया था। उनकी एक पतली सी किताब है, उस लेखक का मुझे नाम याद है, विक्टोर फ्रैंकल। किताब का नाम का एक हिस्सा मुझे याद रहता है, एक भूल जाता है। वो मैंस कुछ करके है आगे वो। अच्छा, वो खोजो तो मुरारी। कौन सी किताब है? विक्टोर फ्रैंकल, एक ही किताब है उसकी, एक ही किताब लिखी है। विक्टोर फ्रैंकल की कोई किताब है, मैंस करके उसके नाम में आता है, मैन प्रोग्रेस या कुछ इस तरह का नाम है उसका। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी सबसे प्रिय किताब वही है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। नहीं, उसका कंटेंट मुझे हमेशा याद रहता है, लेकिन नाम किताब का बड़ा है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, अल्टीमेट मीटिंग, अल्टीमेटली मैन सर्च फॉर मीनिंग है। तो वो कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसमें लिखा है कि कैसे मतलब जब स्थितियां बहुत बुरी, रोज आपके अगल बगल 2-4 लोग मारे जा रहे हों, जो रात में आपके साथ सोए थे, कल रात में खाना खाए थे, आज उसको गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया गया, उसको गोली मार दी गई, तो आप कैसे जिंदा रहे? तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में 3 किताब हो गई। चौथी किताब मैं कहूँगा तोत्तो चान पढ़नी चाहिए। तेत्सुको कुरोया नागी की किताब तोत्तो चान पढ़नी चाहिए। पांचवी किताब क्या बताया जाए? पांचवी किताब रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, पोएट्री के लिए और भारतीय समाज को समझने के लिए भी। 5 किताबें। तो ये थी अनिल यादव के साथ हमारी बातचीत किताब वाला के इस संस्करण में। फिर से आपको याद धरा देते हैं, कीड़ा जड़ी अनिल यादव की किताब पेंगुइन से प्रकाशित है। मैंने पढ़ ली है। किताब की न्यूज़ रूम में एक ही प्रति है, इसलिए 3-4 हाथ ऑलरेडी मेरी ओर बढ़ चुके हैं, इस वादे के साथ कि वो मुझे किताब पढ़ के लौटाएंगे। और इसी बात को मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि ये वीडियो अपने न्यूज़ रूम के लोगों को दोबारा मैं दिखाऊंगा कि आपने लौटाने के वादे से मुझसे किताब ली थी। और किताब वाला का ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा हम ज़रूर जानना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। कैमरे के पीछे थे जतिन और विजय, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।